एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस सेशन में हम लोग क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपकी इंडिया बुक के हैं, यानी कि आपकी जो दूसरी बुक है भारत भौतिक पर्यावरण वाली, इसके हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हमारे 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो रहने वाली है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में समझाने वाला हूं, तो दोनों ही मीडियम के बच्चे जो है ना इसको पूरा देखें और एंड तक बहुत अच्छे से। ठीक है, नमस्कार सर जी, नमस्कार नमस्कार। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, कई बार आया हुआ है पेपर में। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, यानी कि भारत के जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो वो मानसून पर ज्यादातर आधारित होता है। कथन के संदर्भ में भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अर्थात सिंपल सा क्या बताना है, भारतीय जो किसान है इनके लिए मानसून एक जुए से कम नहीं है। कैसे है तो आइए समझते हैं। देखो, भारत के आर्थिक जीवन पर मानसून का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे, देखो, जितने भी किसान भारत में हैं उनका लगभग 64% जो पार्ट है ना वो कृषि पर निर्भर करता है। अर्थात देखो सिंपल सी बात है, भारत में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से 64% जो लोग हैं ना उनकी आजीविका चलती है कृषि से। ठीक है, अब कृषि में क्या करते हैं, भारत में कृषि होती है, ये सारी की सारी फसलें जो हैं मानसून यानी कि वर्षा इस पर आधारित होती हैं। कृषि की उपज कितनी अच्छी होगी कितनी खराब होगी ये डिपेंड करती है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा कितनी की गई है, कितनी चाहिए थी, कितनी हुई है, ज्यादा हुई है, कम हुई है या नहीं आई है, मानसून आया ही नहीं है। तो ये कृषि की जो इंपॉर्टेंस है, कृषि की जो सफलता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पे डिपेंड करती है। ठीक है, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहां पर बाढ़ ला देता है। ठीक है, वहां पर फसल खराब कर देता है। जहां पे वर्षा ही नहीं हो रही है तो सूखे की वजह से फसल नहीं हो पाती है, तो इसीलिए डिपेंड करती है। भारतीय कृषि की सफलता मानसूनी वर्षा के निश्चित समय पर, एक निश्चित टाइम पीरियड है वर्षा का, इस टाइम पे आएगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो वही चीज यहां पे बताएगी कि जब वर्षा की जरूरत है अगर उस टाइम पे आएगी तो ये सफल होगी। ठीक है, उसके बाद सिंचाई विहीन में वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता का विशेष प्रभाव वहां की कृषि पर पड़ता है। अर्थात जहां पर सिंचाई नहीं हो पाती है वहां की कृषि पर वर्षा का बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कई बार मानसून का अचानक विस्फोट हो जाता है तो देश में व्यापक मृदा का अपरदन भी हो जाता है। अब थोड़ा चित्रों के माध्यम से समझो। देखो, भारत में जब भी मानसून एकदम सही टाइम पीरियड पे आएगा, ठीक है, तो एक किसान देख सकते हैं आप जो कि फूल तोड़ रही है, किसान है। ठीक है, इधर एक किसान ये देख सकते हैं जो कुछ फल वगैरह लेके जा रहा है, बेचने जा रहा है टोकरी में रख के। ठीक है, तो ये बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि मानसून सफल हो गया। ठीक है, और इन्हीं का चेहरा दुख में बदल सकता है अगर मानसून सफल नहीं हुआ। मानसून में ज्यादा वर्षा हो गई, वर्षा नहीं आई, जिस टाइम पे चाहिए थी उस टाइम पे नहीं आई, जितनी चाहिए उतनी नहीं आई, और क्या बोलते हैं आई अचानक से तो बाढ़ ला दी उसने, है ना। तो वो चीजें हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से भारतीय किसानों के लिए मानसून एक जुआ है, भारतीय कृषि एक जुआ एक प्रकार से, है ना। तो ये चीज थी आपकी, समझ गए बच्चों अच्छे तरीके से? अगर समझ गए हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे कि मानसून इज द एक्सिस ऑन विच द लाइफ साइकिल ऑफ द होल ऑफ इंडिया रिजॉल्व। सिंपल सा हमें स्टेटमेंट बतानी है कि मानसून जो एक गैम्बल है इंडियन फार्मर के लिए। तो कैसी ये गैम्बल है इंडियन फार्मर के लिए वो आप इजीली यहां से पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, और ये चित्र कुछ दिए गए इसके माध्यम से थोड़ा सा और अच्छे समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आ गया तो सारे बच्चे ये सब लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट से। ये कौन है? मिस्टर फिल्मार्ट सर जी, इंडिया के मैप करवा देंगे बच्चे, इंडिया के मैप भी करवा देंगे आज। ठीक है, ये वीडियो कब तक चलेगी? मिनिमम चलेगी ये आपकी 6 बजे तक, 6 नहीं तो 5:30 तक तो चलेगी ही। ठीक है, मिनिमम 5:30। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया बच्चों, वन संरक्षण नीति कब लागू की गई और इस नीति के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो देखो वनों को बचाने के लिए, ठीक है, वन जो कि लोग काटते चले जा रहे हैं, वनों के जीव जंतु जो हैं इनको मारते चले जा रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जो वो नष्ट होते चले जा रहे हैं, हमारा जो इकोस्फीयर है, ठीक है, वो पूरे एटमॉस्फेयर है उस पर असर पड़ रहा है। तो आखिर इन वनों को बचाने के लिए जो वन संरक्षण नीति थी वो कब चलाई थी और उसके तहत क्या क्या कहा गया था, तो आ जाइए समझ लेते हैं। देखो,
वन संरक्षण नीति भारत की आजादी के पश्चात सबसे पहले तो आई थी 1952 में। कब आई थी? 1952 में आई थी। वेट अ मिनट, लेट मी चेक कि क्या नाम है, फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया में कब आई थी। चलिए, सबसे पहले तो देखो ये 1952 में ही आई थी, लेकिन कुछ छोटी मोटी कमियां इसमें रह गई थी। फिर इसको संशोधित किया गया था 1988 में। ठीक है, इसके तहत सरकार ने सतत पोषणीय वन प्रबंधन इस पे बल दिया था, ये सिद्धांत दिया। अब देखो 1988 की नीति से कुछ प्रमुख उद्देश्य इसने अपने बनाए। ठीक है, और ये कहा कि हम अब कुछ नए कार्यक्रमों को अंजाम देने वाले हैं, अब नए तरीके से काम करेंगे। ठीक है, देखो क्या कहा, देश के लगभग 33% भाग पर हम वन लगाएंगे। पूरे भारत के लैंड एरिया पर कम से कम 33% पे हम वो लगाएंगे वन। ठीक है, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पारिस्थितिक जो असंतुलित क्षेत्र हैं वहां पे पेड़ यानी कि वन लगाने चाहिए। यानी कि हमें इकोनॉमी को अपनी सुधारने के लिए, इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन यानी कि पेड़ लगाने चाहिए। हमारी जो भी प्राकृतिक धरोहर है जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, जैव विविधताएं हो गई, इन सभी का हमें संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, मृदा अपरदन जो होता है इससे संबंधित जो कारण है इसको रोकना चाहिए। बाढ़ क्यों आती है, सूखा क्यों पड़ता है, इसके कारण को पहचानते हुए इन सभी को कंट्रोल में लाना चाहिए। जहां बाढ़ आती है वहां से पानी सूखे की तरफ बढ़ाओ, है ना। निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी, निम्नीकृत का मतलब क्या हो गया, जो उपजाऊ नहीं है, जहाँ पे कृषि नहीं हो पाती है, तो वहां पे वन लगा दिए जाए, लोगों के द्वारा वन आरोपण कर दिया जाए। ठीक है, वनों की उत्पादकता को बढ़ाया जाए जिससे कि वन पर निर्भर जो ग्रामीण जनजाति है, जैसे आज के टाइम पे जो वो आपका नाम है जो आदिवासी नहीं, तमिलनाडु के जो एक हेयर ऑयल भी बेचते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ जनजातियां हैं। ठीक है, जो इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन इन सभी के लिए वनों पर निर्भर है। तो हम उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं वनों को लगा के। ठीक है, क्योंकि उन्हें जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जंगलों पर ही निर्भर है भाई, तो उन्हें कम से कम जंगल तो मिले अच्छे से। ठीक है, पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जन आंदोलन चलाए जाएंगे और इन जन आंदोलनों में खास करके महिलाएं सबसे ज्यादा भाग लेंगी। ठीक है, तो यही था पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या हुआ सिंपल सा कि देश के कितने भाग में, पूरे भारत के लगभग 33% एरिया पे हम वन लगाएंगे। ठीक है, जो भूमि उपजाऊ नहीं है वहां पे वन लगाएंगे। ठीक है, वनों का संरक्षण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट थे जो कि ऊपर मैंने आपको समझा दिए अच्छे तरीके से। ओके सर, इसके बाद कौन सी क्लास होगी करण? अब इसके बाद की क्लास देखते हैं कौन सी लेनी है। ठीक है, तो यहां से देख लो, व्हेन वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, एनालाइज द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी। तो ये पॉइंट है आपके मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी, इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें यहां पे दे दी गई हैं। ओके, चलिए, और चित्रों के माध्यम से आप यहां से सहायता ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए 5 बिंदुओं में। ठीक है, अरब सागर की हमें बात करनी है। ठीक है, और सर जी मैं तो अपनी क्लास का टॉपर हूँ। अच्छी बात है भाई, टॉपर है तो अच्छी बात है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप समूह है इसका आपको अध्ययन करना है। ठीक है, चलो देखो, अरब सागर की पहले बात करते हैं या फिर दोनों के एक ही साथ करते हैं, टाइम कम है। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलो। अरब सागर के द्वीप कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे हैं और आवास के योग्य नहीं होते हैं। अरब सागर के द्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं मिलता है। यहाँ पे टोटल जो वो 36 द्वीप है, जिसमें से केवल 11 द्वीप पर ही मानव रहते हैं। मिनिकॉय द्वीप अरब सागर का सबसे बड़ा है, जिसमें लक्षद्वीप भी शामिल होता है। अरब सागर को 11 डिग्री चैनल के द्वारा अलग करते हैं और यह पूरा द्वीपीय समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। किससे? प्रवाल निक्षेप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप ये बहुत ही बड़े होते हैं, लोग यहाँ पे रहते भी हैं, आवास योग्य है। बैरन द्वीप यहाँ का एक जीवंत ज्वालामुखी है। लक्षित लगभग 572 द्वीप है यहाँ पे, अंडमान निकोबार इसी में शामिल है। इसे 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग करते हैं और इन द्वीपों की उत्पत्ति हुई है ज्वालामुखी से। ठीक है, अब अंतर कैसे करोगे? अंतर वैसे समझा तो दिया ही है, थोड़ा दोबारा समझ लो। अरब की बात करेंगे, अरब सागर द्वीप की, तो छोटे हैं, आवास योग्य नहीं है, जबकि बंगाल की खाड़ी के द्वीप बड़े हैं, आवास योग्य हैं। अरब सागर के द्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं मिलता है, जबकि जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे बैरन द्वीप जो कि जीवंत ज्वालामुखी भारत का वो मिलता है।
अरब सागर में छोटे द्वीप है मात्र 36, जिसमें 11 द्वीपों पर परिमाणव है, जबकि बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है, और छोटे वाले में, छोटे कह रहा हूँ, ये जो अरब है इसमें लक्षद्वीप शामिल है। अरब को 11 डिग्री से अलग किया जाता है और इसको 10 डिग्री से, चैनल से, ठीक है। अरब की जो ये है द्वीप, ठीक है, ये क्या नाम है, प्रवाल निक्षेप से बने हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी के द्वीप ज्वालामुखी की उत्पत्ति से बने हैं। बस हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, उससे पहले इंग्लिश मीडियम में आ जाओ कि कंपेयर द अरेबियन सी एंड द आइसलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल इन द 5 पॉइंट्स। तो आइसलैंड्स ऑफ अरेबियन सी के बारे में ये लिखिए, आइलैंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल इसके बारे में ये लिख सकते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से, ओके। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये रहा, चौथा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की 3 बिंदुओं के साथ में तुलना कीजिए, ठीक है। 3 कह सकते हैं, फिर 5 कह सकते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक मैप लगाया हुआ है, जिसे मैंने भर भी रखा है अच्छे से, ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। अलग से मैनुअली बनाया मैंने इसको। देखो पहले बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान की, पश्चिमी यानी कि किस मैदान की बात करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, पश्चिम, फिर आपका ये आता है यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। अब धीरे धीरे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों पश्चिम की। अब पश्चिम में कौन से एरिया शामिल है, तो पश्चिम में हमारा ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये हमारा वेस्टर्न घाट, और ये वाला जो एरिया है इतना, ये हमारा ईस्टर्न घाट। अब ध्यान से समझते हैं पहले पश्चिमी घाट की। ये तटीय मैदान मध्य भाग में संकीर्ण है, परंतु उत्तर दक्षिण में बहुत ही चौड़े हो जाते हैं, जिसकी चौड़ाई 64 किलोमीटर है। यहाँ पर बहने वाली नदियां अपेक्षाकृत काफी छोटी हैं। अब छोटी होती हैं तो ये डेल्टा नहीं बना पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये छोटी होने के साथ में तेजी से बहती है, रास्ते में कोई विसर्प वगैरह नहीं होता है, ठीक है। यहाँ के मैदान काफी कटे फिटे होते हैं, जिसके कारण यहाँ पत्तन बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे मैदान अधिक कटा फिटा है, जिसके कारण यहाँ पे पत्तन बंदरगाह आसानी से विकसित हो सकते हैं। इसके उत्तर में गोवा, ठीक है, कोंकण तट, दक्षिण में केरल और मालावा तट इस पश्चिमी तटीय मैदान में शामिल होते हैं, ओके। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान होते थोड़े ज्यादा चौड़े, क्योंकि देखो पश्चिमी कितने थे, मात्र 64 तक, ठीक है। जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान है, यानी कि आपके ये वाले जो मैदान है यहाँ के, ये मैदान कितने चौड़े हैं, 80 से 100 किलोमीटर। यहाँ बहने वाली नदियां लंबे समय तक डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी शामिल होती है। उभरा हुआ तट होने की वजह से यहाँ बंदरगाह कम होते हैं, उभरा हुआ है इसलिए बंदरगाह कम है। यहाँ पत्तनों और बंदरगाहों का विकास थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एरिया उभरा हुआ है। यहाँ गोदावरी नदी के मुहाने उत्तर की ओर उत्तरी सरकार तट और दक्षिण में से कोरोमंडल तट भी बोला जाता है। बहुत ही सिंपल है बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन, है ना। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लीजिए कि वेस्टर्न जो क्या नाम है, कोस्टल प्लांट्स है, प्लेन से, इसके बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ से देख लीजिए, ओके बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। कई बच्चे पूछते हैं सर जी कौन सा अपवाह तंत्र पढ़ें, तो 2 इंपॉर्टेंट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और बाकी आने को तो कुछ भी आ सकता है, ओके। तो किन्हीं 5 मुख्य विशेषताओं के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र का मूल्यांकन कीजिए। तो ब्रह्मपुत्र अपवाह नदी तंत्र, ध्यान से देखो, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की ही नहीं बल्कि पूरे संसार की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो 3 देशों से निकलती है, 3 देशों में बहती है। एक तो खुद तिब्बत, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है, सिया आकर इसमें मिलती हैं, फिर ये जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में दक्षिण दिशा में बहती हुई, जहाँ इसे जमुना कहते हैं, अंत में पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पॉइंट था, ओके बच्चों। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ये कुछ बातें आप याद रखेंगे। कौन कौन सी बातें हैं, आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अगला कि इवेल्युएट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर यूजिंग एनी 5 मेन फीचर्स। तो कौन से 5 मेन फीचर्स हैं, इसके बारे में अब इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 6 बड़े ध्यान से देखिए। अब है गोदावरी नदी तंत्र। ठीक है, इन्हीं 5 मुख्य बिंदुओं के द्वारा गोदावरी नदी अववाह तंत्र का मूल्यांकन कीजिए। तो देखो, गोदावरी नदी तंत्र प्राकृतिक सौंदर्य और उपयोगिता की दृष्टि से ये नदी तंत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है, सुंदरता और उपयोग के लिए। ठीक है, इसका आकार बहुत ही विशाल है और विशाल आकार की वजह से इसे दक्षिण की गंगा के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि दक्षिण मतलब नॉर्मली गंगा जो है वो काफ़ी विशाल है। ठीक है, इसीलिए ये भी विशाल है तो उसको दक्षिण की गंगा बोल देते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो त्र्यंबकम स्थान है वहां से निकलती है तथा आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, गोदावरी अपनी सहायक नदियों के साथ में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के उड़ीसा के कुछ भागों से निकलती है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र होता है 313 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे उत्तर की ओर इसमें प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, आपसे पूछा जा सकता है वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी की। ठीक है, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में नौ संचालन अच्छा होता है। राजमुंडी के बाद यह नदी कई घटाओं में विभक्त होकर डेल्टाओं का निर्माण करती हुई आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी बच्चे इस सेशन में जुड़े हुए हो फटाफट से इसको शेयर करो अपने क्लासमेट्स में, और जो जुड़े हुए हैं सारे के सारे बच्चे इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बच्चे 50 वॉचिंग पे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है, ओनली 21। बहुत नाइंसाफी है बाबा, फटाफट से लाइक करो जितने बच्चे ज्वाइन हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे आप सभी यहाँ पे कि इवेल्युएट द गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम यूजिंग एनी 5 पॉइंट्स और फीचर। तो क्या है इसके बारे में, ये पॉइंट इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, आ जाइए देखते हैं। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में विस्तृत है। कहाँ पे? विषुवत रेखा के उत्तर में। ठीक है, कर्क रेखा जो है ये भारत से मध्य होकर निकलती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला इसको उत्तर में घेरे हुए, दक्षिण में हिंद महासागर है। अर्थात ये बातें बताने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखिए किसी भी देश के जलवायु को प्रभावित करने में उसके आसपास का जो भूखंड है ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे भारत विषुवत रेखा के उत्तर में फैला हुआ है, भारत के बीच से कर्क रेखा निकलती है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला भारत के उत्तर में है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो पूरी तरीके से कहीं पे भी जलवायु में इसके आसपास में परिवर्तन हुआ तो इसका असर भारत पे जरूर पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये परिस्थितियां भारत की जलवायु को निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले अक्षांश। भारत का दक्षिणी भाग विषुवत रेखा और कर्क रेखा इसके बीच में पड़ता है, जो हमारा दक्षिणी इलाका है। ठीक है, यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रभाव होता है, जबकि कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण होता है। तो कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण यानी कि वहाँ पे जलवायु ठंडी होती है, वहीं भारत का जो दक्षिण भाग है यहाँ पे जलवायु गर्म रहती है। ठीक है, पर्वत श्रेणी की बात आ जाएगी तो भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ध्रुव की ओर से आने वाली ठंडी धाराओं को भारत में आने से रोकती है। अर्थात देखो ये जो क्या नाम है यहाँ पे जो वो है, क्या नाम है, पर्वत श्रेणी है इधर, ये पर्वत श्रेणी क्या करती है, उत्तरी ध्रुवों से आने वाली जो ठंडी धाराएं हैं इसको भारत में आने से रोकती है, जिससे कि उपमहाद्वीप में जलवायु का समताकारी स्वरूप जैसा होता है नॉर्मली वैसा ही बना रहता है। ठीक है, उसके बाद है जलवायु एवं स्थल का वितरण। अर्थात भारत के प्रायद्वीपीय भाग, एक ओर बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी ओर अरब सागर से भारत घिरा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, समुद्र है, खाड़ी है, तो ये जलवायु को प्रभावित तो करेंगे। इसी वजह से ऐसा देखा जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी हवाओं को आर्द्र ग्रहण रूप करने में इससे सहायता मिलती है। भारत का उत्तरी भाग स्थल है, इसलिए यहाँ पे तापमान ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है और शीत ऋतु में बहुत कम हो जाता है ना, ये चीजें हैं। इसके अतिरिक्त भारत की समुद्र से दूरी है, समतल से ऊंचाई है, उच्चावच, ये सभी भी एक फैक्टर है इसका। ओके, तो ऐसे आपको बताना था। कौन है ये? शाहब वॉरियर्स। सर जी इसको मैं बाद में देख लूंगा, एज योर विश। सर आप कब तक लाइव रहोगे
हम लाइव हैं अभी कम से कम 5:30, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। इवेल्युएट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इलेक्ट्रिफिकेशन, माउंटेन रेंज, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर एंड लैंड, एंड उसके बाद में 1-2 पॉइंट और ये हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन ये है, हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रृंखलाओं के नाम लिखिए और पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में कम से कम 4 अंतर बताओ। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं? हिमाद्री, जिसे मृत हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय, और शिवालिक श्रेणी या फिर कह सकते हैं बाहरी हिमालय। ठीक है, चलो अब ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों पश्चिमी हिमालय की। पश्चिमी हिमालय का विस्तार है बच्चों 72 डिग्री से 72 अक्षांश से लेके 80 पूर्वी देशांतर के बीच, अर्थात सिंधु और काली नदियों के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये पहाड़ ले लिया है, ये हिमालय पर्वत का पहाड़ नहीं है, मतलब सिर्फ पहाड़ है। ठीक है, कहीं का भी। तो मान लीजिए ये हिमालय है, तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 72 से 80 पूर्व देशांतर। और इसके ये कहाँ से कहाँ तक में है? एक तरफ इसकी सिंधु नदी है, ठीक है, एक तरफ इसकी काली नदियों के बीच का मध्य का इलाका है। ठीक है, यहाँ पर औसतन वर्षा जो है वो 400 सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम होती है। यहाँ पर अल्पाइन और शंक्वाकारी वन पाए जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई पूर्वी हिमालय से अधिक है। अब पूर्वी हिमालय की बात आ जाएगी। तो पूर्वी हिमालय के बारे में, इसका विस्तार 88 से 97 पूर्वी देशांतर है। इसके मध्य अर्थात तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियां इसके मध्य में है। औसत वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर उससे अधिक, और सदा हरित वन यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय से थोड़ी सी कम है। ये चीज़ें होती है बस। ओके, तो ये था आपका यहाँ पे हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रृंखलाओं के बारे में। सर जी, यस सर, आ गया समझ में। चलिए बहुत अच्छे। अगला देख लेते हैं चक्रवात। अच्छा, उससे पहले इंग्लिश में देख लो आप कि कौन कौन से वो होते हैं। हिमालय के पार्ट, ठीक है, 3 रेंजेस होती है आपकी ये वाली। फिर वेस्टर्न हिमालय के बारे में आपको बता देना है, और ईस्टर्न हिमालय के बारे में क्या क्या बातें ये आपको बता देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चक्रवाती आपदा क्या है? इसके विध्वंसकारी प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तो चक्रवात जो है ये निम्न वायु दाब का वो क्षेत्र होता है जो कि चारों ओर से उच्च वायु दाब द्वारा घिर जाता है। वायु चारों ओर से चक्रवात के निम्न वायु दाब वाले, सर जी थोड़ा ढंग से देखो, चक्रवात क्या है? चक्रवात निम्न वायु दाब का वो क्षेत्र है जो कि चारों ओर से उच्च वायु दाब से घिरा हुआ है। यानी कि मान लीजिए चक्रवात में जैसे ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो आप छोटा सा पार्ट ये देख रहे हो, ठीक है ना, ये पार्ट यहाँ पे होता है निम्न वायु दाब, और इसके आसपास में होता है ज्यादा वायु दाब। ठीक है, ये निम्न वायु दाब और इसके आसपास ये है बहुत ज्यादा वायु दाब। ठीक है, अब इसकी वजह से जब हवाएं जो हैं निम्न वायु दाब से, मतलब उच्च वायु दाब से निम्न की तरफ चलती हैं, तो वो वहां पे असर डालती हैं। ठीक है, चक्रवातीय आपदा में वर्षा जो है वो 50 से 10 सेंटीमीटर अधिक होती है। साथ ही ये तेज हवाओं के परिसंचरण से भी होता है। अब आ जाओ, अब क्या है कि चक्रवातीय आपदा जो है इसके विनाश हमें बताने हैं। ठीक है, प्रभाव के बारे में बताना है ना। तो विनाश देखो, चक्रवात जब आता है, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई वो है बड़ा सा समुद्र टाइप में, तो ये उन सभी को उड़ा ले जाएगा। ये देख सकते हैं चक्रवात जब आता है तो कुछ नहीं देखता, आसपास के इलाके में जो कुछ होता है उसको उड़ा के लेके चला जाता है। ठीक है, चक्रवात जब आता है तो समुद्र के आसपास के इलाके, बिल्डिंगें सब टूटती हैं, जलीय जीवन प्रभावित होता है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, लोगों को नुकसान होता है, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक स्थिति खराब होती है। अब इसी को हम देखते हैं इसमें। चक्रवातों का आकार अगर हम देखेंगे तो छोटा है, लेकिन दाब प्रवणता अधिक होती है, जिससे कि वायु तीव्र गति से चलती है। इससे जान माल की भारी हानि होती है, हजारों की संख्या में लोग जीव जंतु मारे जाते हैं, पेड़, बिजली, टेलीफोन खंभे उखड़ जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, जर्जर हो जाती हैं। चक्रवातों से भारी वर्षा होती है जिससे बाढ़ आ जाती है। समुद्र में चक्रवात से ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, मछुआरे नाविकों की जान तक खतरा, उनको खतरा हो जाता है। तटीय क्षेत्रों के निवासियों की जान माल की हानि बढ़ जाती है, वो बहा ले जाता है, उड़ा ले जाता है।
और पता नहीं क्या क्या। ठीक है तो ये हो गई आपकी चक्रवाती आपदा की विनाशकारी प्रभाव, जो कि बहुत ही आसान था, है ना। सर, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की वीडियोस लाइव कब आएगी? 3 मार्क्स वाली वीडियोस भी आपकी लाइव लेंगे 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 के आसपास, बुक 1 बुक 2 करके ऐसे करके, ठीक है। चलो इंग्लिश मीडियम के बच्चों यहाँ से देखो, व्हाट इज साइक्लोन डिजास्टर एंड एनालाइज द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। तो साइक्लोन क्या होता है यहाँ से पढ़ो, और उसके बाद में देखिए आपको समझाने के लिए मैंने इमेज भी लगा रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं साइक्लोनिक डिजास्टर के, तो देख लो यहाँ से, ये आपकी पॉइंट है। और समझना कैसे, तो ये रहे आपके इमेजेस, इसके माध्यम से समझ लो, है ना। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10th में क्या है, सदाहरित वन और पर्णपाती वन, इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सदाहरित वन और पर्णपाती वनों की विशेषता में बतानी है, तो आ जाइए देख लेते हैं क्या क्या होगा। देखो सबसे पहले सदाहरित वन, अब देखिए नाम से पता चल रहा है सदाहरित है, यानी कि ये सदा हरे भरे रहते हैं। अब सदा हरे भरे हैं तो बहुत ही घने भी होंगे। अब घने हैं तो वृक्षों की जो लकड़ी है वो काफी कठोर होगी। अब घने हैं, हरे भरे हैं, सघन हैं, कठोर हैं वृक्ष, तो यानी कि इनकी ऊंचाई भी बहुत होगी, 35 मीटर से 50 मीटर, है ना। जैसे ये वन है, इन वनों के जो पेड़ हैं आपको वैसे कम दिख रहे लेकिन ये बहुत ऊपर तक जाते हैं। इनकी जो लंबाई वो काफी ज्यादा है, कितनी, 35 मीटर से 50 मीटर। महोगनी, बांस और ताड़, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं पर्णपाती वनों की। जैसा कि नाम से पता चलता है बच्चों, पर्णपाती वन, ठीक है बच्चों, पर्णपाती वन, जल्दी जल्दी में हो जाता है कोई बात नहीं। पर्णपाती यानी कि पत्तों को गिराने वाले, तो ये वे वन होते हैं जो कि ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये पत्ते गिरे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इधर इलाकों में पत्ते गिरे हुए दिख रहे हैं। और देख सकते हैं कितना इसमें गैप है, तो ये क्या दर्शाता है, कम घने हैं, है ना। वृक्षों की ऊंचाई जो सदाहरित है ना उनसे कम होती है, और लकड़ी भी सदाहरित से थोड़ी सी कम कठोर होती है। लेकिन इतने होने के बावजूद भी ये भारत के पूरे भाग में ज्यादातर यही पाए जाते हैं, और इन वनों की लकड़ी उपयोगी भी होती है। अब इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि साल है, सेमल है, महुआ है, आंवला, वेल, लवेर, इस प्रकार से ये सभी बहुत ही उपयोगी होते हैं। ओके, ये चीजें थी। सर जी 3 मार्क्स वाली वीडियोस बता दिया डियर मैंने, आएगी। ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उससे पहले इंग्लिश मीडियम में देख लो आप यहाँ पे सारे के सारे बच्चों, देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं और डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं इसके बारे में। तो एवरग्रीन के बारे में ये पॉइंट आएंगे, और डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में ये पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। समझ गए एकदम अच्छे तरीके से? जी सर जी समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि भारत की उत्तर और उत्तरी पूर्वी जो पर्वतमाला है इसके किन्हीं 5 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब कैसे कैसे वर्णन करना है तो आगे ही देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले भारत की उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, ठीक है। अब इसमें देख लो क्या क्या बातें दी गई हैं। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत शामिल है, और इसके उत्तर पूर्वी की पहाड़ियां शामिल होती हैं, ठीक है। इन पर्वतमाला की उत्पत्ति किससे होती है, मतलब किससे हुई थी, तो विवर्तनिक हलचलों की वजह से, ठीक है। और आज भी ये अपनी युवावस्था में है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में चाप के आकृति के जैसा है। सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल हैं, मतलब इसमें ज़्यादा बहती हैं। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर ये पहाड़ियाँ उत्तर दिशा में इसके फैली हुई हैं भारत के उत्तर में, ठीक है। ये पहाड़ियाँ उत्तर में पटकाईबुम, नागा पहाड़ी, मणिपुर और ये क्या नाम है दक्षिण में मिजो, यहाँ तक फैली हुई हैं, ठीक है। फिर इसकी 3 पेटियाँ कौन सी हैं, तो हिमालय पर्वत के समानांतर मुख्य रूप से 3 पेटियां पाई जाती हैं। एक होता है वृहत हिमालय, अर्थात ये हिमालय का ऊंचा भाग है, जैसा कि वृहत है ना, ऊंचा है, और अधिक ऊंचे होने की वजह से यहाँ पे हमेशा बर्फ बनी रहती है क्योंकि तापमान ऊंचाई पे कम रहता है, ठीक है। मध्य हिमालय और लघु हिमालय की बात आती है, तो ये जो हिमालय है ना ये वृहत हिमालय के दक्षिण भाग में होता है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। और यहाँ पे भी ढलान पाई जाती है, यहाँ पे आप जैसे धर्मशाला बना देख सकते हैं,
शिमला एग्जाम्पल है, डलहौजी एग्जाम्पल है, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। फिर शिवालिक श्रेणी, ये मध्य हिमालय के दक्षिण में उनके समानांतर है। ठीक है, कहाँ से कहाँ? मध्य हिमालय के दक्षिण में उनके समानांतर है, और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की अंतिम श्रेणी और चट्टानी मैदानों में से एक है। ठीक है, ये पॉइंट है आपके। आई होप अब आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। जी सर। सर जी मैप की वीडियो कब आएगी? मैप की वीडियो भी आ जाएगी डियर, काहे टेंशन ले रहे हो, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेंज इन इंडिया। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो है इंडिया की, इसके बारे में आप सारे पॉइंट यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, और रही बात आंसर की, तो मतलब उसकी जो पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड है ना, कौन कौन से पार्ट? ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, और कह सकते हो लेसर हिमालय, एंड शिवालिक रेंज, और एक आखिरी पॉइंट आपका ये वाला। ओके, इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 12। देखिए बाढ़ जो है, बाढ़ से देश की आर्थिक व्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कथन का विश्लेषण कीजिए। अर्थात अगर बाढ़ जब आती है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था, सभी पे असर पड़ता है। तो बिल्कुल सही है बात भाई, बाढ़ से देश की आर्थिक व्यवस्था, समाज, सभी पे असर पड़ता है। कैसे? ध्यान से देखो, इस प्रकार से लिखेंगे। देश के अनेक राज्यों में बार बार जब बाढ़ आती है उससे कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, मानव लोगों की जो बस्तियां होती हैं ये तक डूबने लग जाती हैं। ठीक है, जिससे कि वहाँ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चों। बाढ़ आने से फसलें तो बर्बाद होती ही हैं, साथ ही आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, रेल पटरी, पुल, बस्तियां, इन सभी को हानि होती है। बाढ़ जब आती है, घरों के डूबने की वजह से लोगों को 1-2 हजार नहीं, 10-20 हजार नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, बहुत से लोग अपने मवेशियों के साथ बह जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि पानी भरा रहता है, जो क्या नाम है, बीमारियों वाले कीटाणु होते हैं वो पैदा होते हैं। अब बाढ़ का पानी है भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसा पानी आया हो, है ना, ये चीजें होती हैं। बाढ़ में भारत में बाढ़ क्यों आती है? ये क्या था? अच्छा 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 अच्छा, ये हुआ यहाँ पे भारत में। ये जो बाढ़, ये कह सकते हैं कि किसी भी देश में बाढ़ आती है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। और इसका एक दूसरा क्वेश्चन था बच्चों कि भारत में बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए और इन्हें रोकने के उपाय भी बताइए। तो ये क्वेश्चन ऊपर है आपका। ठीक है, वही तो मैं कहूँ, ऐसा क्या हो गया जो ये इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका अलग हो गया कि भैया भारत में बाढ़ क्यों आती है। ठीक है, और बाढ़ के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए और इन्हें रोकने के उपाय बताओ। तो भारत में देखो भाई, बाढ़ आने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले, वर्षा ऋतु में नदियों का जल स्तर अचानक से जब बढ़ जाता है तो बाढ़ आती है। तब तक नदी के तटबंधों को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों, खेतों और आसपास की जमीनों के निचले हिस्सों में बाढ़ के रूप में फैल जाता है। इनकी वर्षा ऋतु में क्या होता है, नदी का जो जल स्तर है, वर्षा बहुत ज्यादा हुई तो नदी के जल स्तर इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि वो बाढ़ का रूप लेता है। तो शुरुआत में ये नदी जल का स्तर धीरे धीरे करके नदी के तटबंधों को तोड़ता हुआ, आसपास के खेतों से गुजरता हुआ आपके गांव, आपके घर तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर जब ये पहुंचता है और थोड़ी और वर्षा हो जाए तो पूरे गांव को डुबा देता है। ठीक है, भारी वर्षा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के टूटने, प्राकृतिक कारण, इन सभी के अतिरिक्त मानवीय क्रियाकलाप भी भारत में वर्षा लाने के कारण है। ठीक है, भारत में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र क्या है? तो असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, ठीक है, और सबसे अधिक है ये ज़्यादा प्रभावित है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की अधिकांश नदियाँ, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये बाढ़ ले आती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, इसमें आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब आखिर बाढ़ को रोका भी तो जा सकता है। ठीक है, हम कुछ तरीके अपना सकते हैं जिससे कि हम बाढ़ को रोक सकें, है ना।
तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? तो बाढ़ को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नदियों को तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, ठीक है, नदियों को तटबंध बनाया जाए, साथ ही वहां पे बांध बनाए। बड़ी जो ऐसी नदियां जहां पे बाढ़ आती रहती है, इनके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में निर्माण का कार्य करें, ठीक है, निर्माण का कार्य होगा तो वो बाढ़ की पानी को संभाल लेगा। नदियों के किनारे बसे जो लोग हैं उनसे कहो कि सुनो, जिंदगी प्यारी है तो काम करो, 1-2 किलोमीटर दूर हो जाओ यहाँ से, ठीक है। बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के बसाव पर नियंत्रण रखो, ठीक है, क्योंकि बाढ़ कभी भी आ सकती है, तो वहां पे बोल दो भाई जान प्यारी हो तो यहाँ पे मत बसो, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती सूचना केंद्र की स्थापना करना, अर्थात जो तटीय इलाके हैं ना, जैसे भारत का पूर्वी पश्चिमी इलाका है, ठीक है, दक्षिणी इलाका है, तो यहाँ ये तटीय इलाके हैं, तो भाई यहाँ पे चक्रवात तूफान वगैरह आते रहते हैं, तो एक ऐसा विभाग स्थापित करो जैसे कि आम लोगों को उसके बारे में पता चल जाए और वो पहले से ही अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अगर बसना वहां पे उनकी मजबूरी है तो, है ना। तो इस प्रकार से हम बाढ़ को रोक सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो भारत में बाढ़ आने के कई कारण हैं और रोकने के क्या क्या उपाय समझ गए। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखो कि सबसे पहले फ्लड्स जो आते हैं, पहले तो ये देखो, आते हैं वो छोड़ो, पहले तो ये देख लो आपकी आते क्यों हैं। जो फ्लड्स हैं आखिर ये आते क्यों हैं? तो आने के इसके कई रीजंस हैं, ठीक है, ये 3 रीजन है इसके आने के, ओके। उसके बाद कौन कौन से एरिया इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं? तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं इसके एरिया ये वाले, ठीक है, और भी नीचे ये हैं। उसके बाद जब ये बाढ़ आती है इन एरियाज में तो क्या क्या होता है, तब आप बताओगे कि बाढ़ आने की वजह से कुछ ये चीजें होती हैं, ठीक है, ये प्रभाव पड़ता है बाढ़ आने का। अब इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है तो इसको रोका कैसे जाए बाढ़ को, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। तो रोकने के कई तरीके होते हैं। अब रोकने के क्या तरीके हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो आसानी से, ठीक है जी। सर जी मैप की वीडियो आ जाएगी, मैप की वीडियो। क्लास कब तक ओवर होगी? 19 हो चुके हैं, 30 तक कर लेंगे, 30 तक, ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम में अगले क्वेश्चन की। देखो सूखा क्या है, इसके प्रकार बताइए और सूखे से निवारण के उपाय बताओ। अर्थात सूखा क्या होता है ये बताओ। तो सिंपल सी बात है, जब किसी भी क्षेत्र में एक विशेष टाइम पीरियड पे जो सामान्य वर्षा चाहिए होती है 200 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 मीटर, जितनी भी चाहिए होती है, अगर वो नहीं होती है तब हम बोलते हैं कि वहां पे सूखा है। एग्जाम्पल के लिए देखो, सूखे से क्या हो सकता है? सूखे से ये हो सकता है, सूखे से ये हो सकता है, ठीक है, और भी होंगे शायद पॉइंट। अच्छा यही थे क्या? चलो कोई नहीं, कहाँ चला गया सूखे पे, ये आ गया। सूखा क्या है ध्यान से समझ लिया आपने, क्या होता है सूखा? सूखा जो है वो किसी एक विशेष क्षेत्र में विशेष समय में होने वाली कम वर्षा की मात्रा को कहते हैं। अब ये सूखा 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है, अरे मिनिमाइज मत हो जियो भाई, बच गया। चलो सूखे में सबसे पहला प्रकार आता है बच्चों आपका मौसम विज्ञान संबंधी। अर्थात ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, यानी कि वर्षा की कमी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एमपी है, ठीक है, भारत के सेंटर में, तो यहाँ पे मान लेते हैं मानसून आया ही नहीं, ठीक है, मानसून जो है वो आया ही नहीं, इससे कि वर्षा यहाँ पे लंबे समय तक हुई ही नहीं, पूरे साल में वर्षा नहीं हुई है, इसको क्या बोलेंगे? मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अगला कि कृषि सूखा। तो इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। जब जल के अभाव से फसलें नष्ट हो जाती हैं तब उसे कृषि सूखा कहते हैं। अपर्याप्त मानसून, अर्थात जब मानसून नहीं आता है तो कृषि योग्य जो भूमि होती है वो सूख जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, जो पैदावार होनी होती है उतनी होती नहीं है। तो एक प्रकार से ये भारतीय कृषि जो है ना, मानसून जो है वो भारत के किसानों के लिए जुआ है। एक पॉइंट वो आ गया आपका, ठीक है, कृषि सूखा। फिर जल विज्ञान संबंधी सूखा है। कैसे? जब धरातलीय एवं भूमिगत जलाशयों में जल स्तर एक सीमा से नीचे गिर जाए और वृष्टि द्वारा जलापूर्ति ना हो तो जल विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं। अर्थात देखो, हमें पता है हमारी पृथ्वी की ये जो सतह है, ठीक है, इसमें तकरीबन मान लेते हैं कुछ मीटर तक 10, 20, 50, 100, 200 मीटर यहाँ तक पानी है। आप जिस इस गांव एरिया में रहते हो
वहां पे कम से कम मान लेते हैं 50 वो लग गए हैं, ट्यूबवेल लग गए हैं, यानी कि समर लग गई हैं, ठीक है, जिससे सिंचाई भी होती है, घर का काम भी होता है। अब उसकी वजह से वर्षा वहां पे हो नहीं पा रही है, भौमजल नीचे चला गया है, और अगर वर्षा आपके इस एरिया में होती भी है तो उतनी नहीं हुई जिससे कि वो पूरा हो सके, तो ये जल विज्ञान संबंधी सूखा हो जाता है। ठीक है, अगला सूखा है बच्चों पारिस्थितिक। अब ये सूखा कैसा होता है भाई, देखो, जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और पर्यावरण में तनाव उत्पन्न होता है, उसे हम पारिस्थितिक सूखा कहते हैं। जल स्तर का घटना, यानी कि जहां पे आप रहते हो उस इकोनॉमिकल कह रहा हूं, इकोस्फीयर में, आपके एनवायरनमेंट में जब ऐसा सूखा पड़े जिसमें कि जल की कमी हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब भाई सूखे से बचा भी तो जा सकता है कि भाई ऐसा तो नहीं हमेशा सूखे से हम जूझते ही रहेंगे, है ना, सूखे से बचा भी जा सकता है। तो क्या तरीके हैं सूखे से बचने से, देखो, सूखे से निवारण के उपाय, सबसे पहला, लोगों को तत्कालीन सेवा प्रदान करना, जैसे सुरक्षित पेयजल, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारा, व्यक्तियों के लिए भोजन और उन्हें सुनिश्चित स्थान देना। तो तत्कालीन सेवा प्रदान करने का क्या मतलब हो गया कि जहाँ पे अभी सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, जो जूझ रहे हैं उन्हें पेयजल पहुंचा, उनके लिए दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारा, व्यक्तियों के लिए भोजन और सुरक्षित स्थान वगैरह दो उनको, है ना, ये चीजें हैं। उसके बाद भूमि जल भंडारों की खोज करना, अर्थात जहाँ पे सूखा पड़ा है उसके आसपास भूमि जल भंडारण की खोज करना, और भौगोलिक सूचना तंत्र की इससे सहायता ली जा सकती है। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन देखा था ना वर्ल्ड बुक में कि भौतिक भूगोल की हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो ऐसी समस्या से जूझने के लिए हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, वर्षा के हमें जल का संग्रहण करना चाहिए, अर्थात जहां जहां पे लगता है कि सूखा पड़ सकता है वहां पे लोगों को पहले अवेयर कर दो और कह दो, देखो भाई सूखा पड़ सकता है तो पानी उस हिसाब से उपयोग करो, खास करके वर्षा का जल जो आ रहा है उसे किसी तालाब में इकट्ठा कर लो, ठीक है, बड़े से में, तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा बाद में। और साथ ही नदियों पर तुम छोटे छोटे बांध बना सकते हो जिससे पानी एकत्र हो जाएगा। अधिक जल वाले जो क्षेत्र हैं, ये निम्न जल वाले क्षेत्रों को नदी सहायता दे सकते हैं, अर्थात मान लेते हैं कि ये एक ए एरिया है, यहाँ पे एक नदी अच्छी सी है जो जल उसको अच्छा खासा दे रही है, ठीक है, एक ये बी एरिया है, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, और तो क्या करेगा ये ए एरिया अपनी नदी से यहाँ पर छोटी छोटी नदियां निकलवा सकता है, तो ये नदी सहायता हो गई। वृक्षारोपण किया जा सकता है, वनों के द्वारा बाढ़ को बढ़ाकर जो सूखा होता है उसे कम किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट थे बच्चों आपके। ओके, समझ में आ गया बच्चों सूखा वाला क्वेश्चन, यानी कि ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अगर समझ में आ गया है तो सारे बच्चे लिखेंगे यस सर जी और प्लस में फायर वाला इमोजी, ठीक है, यस सर और प्लस में फायर वाला इमोजी, ताकि पता लग जाए कि हाँ समझ में आ गया आपको। इंग्लिश मीडियम के बच्चे तब तक देख लो आप, व्हाट इज ड्राउट, ड्राउट क्या होते हैं, इसके कई टाइप्स होते हैं, ठीक है, पहला टाइप ये है, सेकंड आपका ये रहा, थर्ड टाइप आपका ये है, एंड उसके बाद में फोर्थ टाइप आपका ये है। फिर इसको कैसे वो कर सकते हैं, सानी सैफ, यस सर जी समझ आ गया बहुत अच्छे तरीके से। प्रिवेंटेड करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं। यस सर, यस सर जी, यस सर जी, समझ गए समझ गए समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुस्कान मलिक, यस सर। भाइयों अच्छी है, ये क्या था, मिस्टर फिमार्ट्स, क्या बात है। चलिए अब देखो बच्चों, ठीक है, इसी बुक की आपकी पार्ट 2 की वीडियो लाऊं तो फटाफट से सारे बच्चे जैसे ही ये सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है, इस सेशन के एंड होने के बाद में कमेंट में लिखना, कमेंट में पार्ट 2 के लिए कमेंट करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में